नए नए आ गए हैं आपकी पार्टी में जदयू को छोड़ के, क्या वजह रही कि आप जदयू छोड़ दिए? देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति में एक ऐसे यात्री हैं जिनका कोई मंजिल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। क्यों ज्वाइन क्यों किए थे जब उनकी आइडियोलॉजी नहीं है? तो आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से भी ज्यादा कोई पापी रहा हो। बीजेपी के आरएसएस के खूनी पंजों को अगर किसी ने बिहार की पवित्र सरजमीन पर नीतीश जी ने न्योता देकर के बुला के लाया उनको। अगर नीतीश जी को सहारा नहीं देते तो बीजेपी यहाँ पर कदम नहीं जमा सकती थी। तो जिस आदमी ने बीजेपी को यहाँ लाकर स्थापित कर दिया, उस आदमी को फिर गले लगाने के लिए तैयार हैं आप। तो इसके माने ये है कि आप सत्ता सुख चाहते हैं, इसके माने विचारधारा आपके पास नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ से टूट के आए हैं डॉक्टर परवेज हुसैन जी, AIMIM ज्वाइन किए हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, विधायक हैं अमौर पूर्णिया से और प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। सर, नए नए आ गए हैं आपकी पार्टी में जदयू को छोड़ के, क्या वजह रही? पहले हम हुसैन साहब से जानेंगे, क्या वजह रही कि आप जदयू छोड़ दिए? देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति में एक ऐसे यात्री हैं जिनका कोई मंजिल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और हम लोग आइडियोलॉजी पे चलने वाले हैं, आइडियोलॉजी के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। तो नीतीश कुमार जी कभी राइट जाते हैं, कभी लेफ्ट जाते हैं, उनको प्रॉपर वे मिलता ही नहीं। अच्छा, तो जदयू में आप युवा में थे? जी हाँ, प्रदेश महासचिव थे। क्यों ज्वाइन क्यों किए थे जब उनकी आइडियोलॉजी नहीं है? तो देखिए, कहीं ना कहीं इस बात का हमें वहम था, यकीन तो नहीं था, वहम था, इसको हम वहम ही कहेंगे। अच्छा, कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और न्याय पुरुष भी हैं, क्योंकि वो कहते थे कि न्याय के साथ विकास, जो कि दोनों ही बेमानी है। हाँ। ना किसी के साथ न्याय हो रहा है और ना किसी के साथ विकास हो रहा है। आपको AIMIM में कौन से पद मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमको प्रदेश महासचिव ही बनाया गया है। प्रदेश मेन विंग में है? नहीं, यूथ में। यूथ में, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। सर, हम बात करेंगे अब अख्तरुल ईमान साहब से, प्रदेश अध्यक्ष साहब से। तेजस्वी यादव खेला करने वाले थे, खेला उनके साथ हो गया, हालांकि आपका भी सहयोग मिलता उनको तो उनकी सरकार बन सकती थी। खेला तो किए, हालांकि उनकी पार्टी के 3 लोग चले गए। अब वो कह रहे हैं, पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को कहा जाता था कि MY की पार्टी है। M का मतलब मुस्लिम, Y का मतलब यादव। चूँकि आप मुस्लिम समाज से, इसलिए आपसे इस बारे में बात करना ज़रूरी है। जो MY जो है ना, वो MY नहीं है। अब माई के साथ बाप की भी पार्टी है RJD, ये तेजस्वी यादव का कहना है। MY का मतलब हो गया मुस्लिम यादव, अब बाप का मतलब हो गया B से बहुजन, A से अगड़ा, और फिर A से आधी आबादी मतलब महिला, और P से पूर्व मतलब गरीब। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं तेजस्वी यादव जो नया A to Z से आगे बढ़ के माई बाप कर दिए हैं? अब देखिए, ये जुमलेबाजियाँ हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और माई के लीडर यकीनन है एक ज़माने तक लालू जी रहे, और लालू जी ने इसका को एहसास था कि मुझको तख्त व ताज के हासिल कराने में मुसलमानों का बड़ा रोल रहा है। दिखावे के तौर पर भी कम से कम माइनॉरिटी के लोगों को उसने अपने आसपास रखा, अपनी मिनिस्ट्री में रखा। लेकिन तेजस्वी के यहाँ, तेजस्वी जी को किसने पढ़ाया और कहाँ से इन्होंने पढ़ा कि इसने अपने पिता के उस मंत्र को भुला दिया और अपने आप को बड़ा लीडर बनाने के लिए ऐलान कर दिया कि हम A to Z की पार्टी हैं। और सिर्फ A to Z की पार्टी नहीं है, बल्कि उनका जो कार्यकलाप रहा है, तो हम तो ये कहने पर मजबूर हैं कि A to Z के वो हो सकते हैं लीडर, लेकिन A to Z -M के लीडर बनकर है वो। मतलब -M यानी कि उनके अल्फ़ाबेट में यम को गुंजाइश नहीं रही। पिछले 17 महीने तक वो सरकार में रहे, अपोजिशन में रहे, तो माइनॉरिटी के बातों को बहुत दलील के साथ रखते हुए नहीं देखा गया उनको। और दूसरा मामला ये है कि 17 महीने की सरकार में बता दीजिए कि माइनॉरिटी के लिए कुछ काम किया हो उसने। माइनॉरिटी के उर्दू कोई ऐसा नहीं कि मुसलमानों की ज़बान है, उर्दू भारतीय ज़बान है और बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है। और उर्दू में और बंगला में TET पास करने वाले 12,000 बच्चों को 10 साल से पिट रहे हैं वो, उनको नौकरी नहीं दिलवाई। इन्होंने कहा था कि साहब, जब हम लोगों के इलाके में गए जहां मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, मेरी पार्टी लड़ रही थी, जिसको उसने तोड़ा, हमारे 4 लोगों को तोड़ के ले गए। उस ज़माने में जब वो वहाँ गए तो यही कहा उन्होंने कि साहब, हैदराबाद वालों को बिरयानी खिला के भेज दो और वोट हमें दो, और मेरी सरकार आएगी
तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाऊंगा। और ये 17 महीने में 17 सेकंड भी उनको सीमांचल का ख्याल नहीं आया। अभी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है तो आप उसको देखेंगे, अगर गहन आप उसका अध्ययन करें आप तो पाएंगे कि 13 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान हैं जिनकी आबादी 18% है। और बिहार में नौकरियों में हिस्सेदारी जो उनकी आबादी का अनुपात है उसमें 40% से कम है। 3,68,000 उनकी हिस्सेदारी होती है, उनको 1,73,000 नौकरी मिली है। तो कभी भी मुसलमानों को के हित के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मुस्लिम बच्चों का स्कॉलरशिप बंद हुआ, उसने कुछ नहीं किया। मुसलमानों का जज्बाती ताल्लुक़ है उर्दू से, उर्दू डायरेक्टरेट का मामला हो, उर्दू एडवाइजरी कमेटी का मामला हो, उर्दू लाइब्रेरी का मामला हो, मदरसा इस्लामिया शमसुल का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, किसी पर उसने कुछ नहीं किया। तो अब ये बात ये बताएं आप कि मुसलमानों के ताल्लुक से इसने कुछ तो किया नहीं है। तो अब ये माई की पार्टी लालू जी की भले ही थी, उनका आदर और सम्मान माइनॉरिटी के दरमियान में आज भी है, लेकिन ये तेजस्वी जी की पार्टी को यम से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये बड़ा लीडर बनना चाहते हैं और अभी जैसा कि कहते हैं वो बाप की पार्टी, ये जुमलेबाजियाँ हैं, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कह रहा है उनको देखो कि वो किधर जा रहा है। तो आप ये 17 महीना तक आप देखेंगे कि उन्होंने दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं किया जिसको कहा जाए कि वो दलित और मुस्लिमों के हितैषी। जातीय जनगणना, जातीय गणना का मसला था वो पहले दिनों से। देखिए ये तो एक्सीडेंटल एक्शन हो गया है ना। जिस तरह से आप देखेंगे कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ने का अभियान चला तो उस ज़माने मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन के रद्द के लिए लोगों ने कमंडल को ला दिया। और पिछले दिनों में जो बीजेपी से इनका झगड़ा हुआ और मोदी से इनकी अनबन हुई, तो ये यहाँ पर कमंडल के खिलाफ इसने जाति का सहारा लिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर ईमानदार थे लोग जाति गणना करने के लिए, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, इन्हीं के ज़माने में पब्लिश हुई रिपोर्ट, तो अगर ये ईमानदार थे कि जातीय गणना करके इनको आकलन करना था कि कौन जाति की सामाजिक शैक्षणिक स्तर क्या है, उनके उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये मैंने कहा था कि भाई एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है ये। जब बीमारू लोगों की आपके सामने में लिस्ट आ गई है तो अब आपकी जिम्मेदारी की दवा लिखिए। तो आपने कुछ भी नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। आप देखेंगे कि भूमिहार भाइयों की, ब्राह्मण भाइयों की नौकरियाँ उनकी आबादी से 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना ज़्यादा हुई। खुद नीतीश कुमार जी की बिरादरी की नौकरियाँ नीतीश कुमार जी के आने के बाद दोगुनी हो गई। यादव भाइयों की नौकरी मुसलमानों से कम थी, लेकिन वो उसने अपना पूरा हिस्सा ले लिया। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जिनके लिए रिजर्वेशन किया, पुनः पैक्ट किया और रिजर्वेशन से उनको नौकरी मिलनी थी, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी सबसे बड़ी आबादी जो है 20% वो शेड्यूल कास्ट की आबादी है। और उनकी वाजिब हिस्सेदारी होती है 4,11,000 नौकरी की, उनको 2,91,000 नौकरी देकर 1,20,000 नौकरी से वंचित कर दिया दलित समुदाय को। और उसी तरह मुसलमानों को सचर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट तो कहती थी कि मुसलमानों की हालत ख़राब है, लेकिन दलित भाइयों से भी ज़्यादा जुल्म इस पर हुआ है कि इनकी अनुपातिक हिस्सेदारी होती है 3,68,000 की और 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी उनकी ख़त्म कर दी। तो इनका सोशियो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा? इनके बच्चे कैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो था बंगाल को लेके था कि बंगाल में दलितों से ज़्यादा बदतर। भाई मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, बंगाल में, बिहार में भी हालत अच्छी है। इससे पहले आदरी की रिपोर्ट आई थी, आदरी की रिपोर्ट में भी लगभग यही बातें आई थी। हम लोगों ने भी अपने तौर पर जहाँ जहाँ कुछ बस्तियों का सर्वे कराया है तो रिपोर्ट यही आ रही है। तो मामला ये है कि सबसे बड़ी आबादी है ये 2 बड़ी आबादी बिहार में, इससे कम सबकी आबादी है। 14% आबादी यादवों की और बाकी लोगों की आबादी तो 1,86 लाख है यादवों की आबादी, अब बाकी लोग लाखों की आबादी में है। तो सबसे बड़ी आबादी 20% शेड्यूल कास्ट की और 18% मुस्लिम्स की। तो आप देख लें कि 20 और 18 38% आबादी, इस 38% आबादी का जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो इनकी हकमारी हुई है, उसके लिए तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो इसके माने ये दलित विरोधी भी हैं और ये मुस्लिम विरोधी भी लोग भी हैं। ये लोग सत्ता के, चाहे नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो, दोनों का मामला है। मैं तो दोनों को कहूँगा, चूँकि दोनों की मिलीजुली सरकार में ही ये रिपोर्ट सामने में आई है और इस रिपोर्ट के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। अब की बार हम लोग को उम्मीद थी, गवर्नर स्पीच को हम लोग देख रहे थे तवज्जो से, शायद गवर्नर साहब कुछ इशारा करेंगे, चूँकि वो तो कैबिनेट का ही तैयार किया हुआ भाषण होता है, सरकार के इरादों का इजहार होता है उससे, लेकिन साहब कोई पॉलिसी नहीं बन पाई इनके लिए। तो इसके माने ये दलित के हितैषी कम है। 3 नारे दिए इन लोगों ने। नीतीश कुमार जी ने नारा दिया न्याय के साथ विकास, भारतीय जनता पार्टी ने दिया सबका साथ सबका विकास, राजद वालों ने दिया सामाजिक इंसाफ, है ना, नहीं सामाजिक इंसाफ, A to Z तो उनकी लीडरशिप का नाम है, लेकिन सामाजिक इंसाफ का नारा दिया था। और नौकरियों की लाइफ होती है 30 साल 32 साल की। ये सारी नौकरियां तो 90 से लेकर 2024 तक की हैं।
इसी के दरमियान की नौकरियां हैं जिनका भी आकलन हुआ है। तो बताइए कि इसमें राजद भी रही, जदयू भी रही, भाजपा भी रही, कांग्रेस भी रही, तो सबके दिल में है खोट, सबने दिया है मिलकर चोट। तो इसीलिए तो हम लोग मजबूर हो गए ना कि अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये नारा लग रहा है लोग। राज्यसभा में तो मुस्लिम को भेजा है राजद ने। किसने? राजद ने भेजा है। तो राजद पहले अपने वोट का आकलन कर ले कि उनको जो प्राप्त वोट होता है उस वोट में माइनॉरिटी का शेयर कितना है, और राज्यसभा में जो भेज रहे हैं उसका शेयर कितना है। तो माइनॉरिटी का 18% वोट उनको मिल रहा है और नॉन माइनॉरिटी का वोट उतना ही मिल पा रहा है उनको। तो गोया आधा वोट तो उनके साथ माइनॉरिटी का है, तो राज्यसभा में तो आधा हिस्सा इनको मिलना चाहिए था, लेकिन किस तरह फेंक दिया गया। अभी ये लोग इलेक्शन के ज़माने में, लालू जमाने में माई माई करते थे, और जब मलाई खाने की बात आई तो बाई बाई कर रहे हैं। ब्राह्मण को भेजा और यादव को भेजा। मैं ब्राह्मण और यादव के भेजने का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुसलमानों की जो वाजिब हिस्सेदारी है, जो समर्थन इनको प्राप्त है, उसके अनुपात में इसको हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? उन्हीं की जगह भेजा, और उसके अलावा उन्हीं की जगह पे भेजा है ना। और लोगों से तो नजराने वसूले जाते हैं और बाकी लोगों से बस बहाने तलाशे जाते हैं। तो भाई इन लोगों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं ओवैसी है। साहब का एक वायरल हो रहा है पूरा वीडियो। वो लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। ये मिल के बीजेपी के साथ मिल के नीतीश कुमार को सत्ता सौंपे हैं। ये ओवैसी साहब का वायरल हो रहा है। देखिए, मैं लालू जी के बारे में कोई टिप्पणी करना तो मुनासिब नहीं समझता हूँ। आदरणीय नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन लालू जी उम्र के उस हिस्से में पहुँच गए हैं कि शायद उनकी याददाश्त भी मुतासिर हो रही होगी। मैं कह रहा हूँ ये दिशाहीन राजनीति का प्रतीक है ये जुमले, ये दिशाहीन राजनीति का। आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से भी ज़्यादा कोई पापी रहा हो। बिहार में जो जातीय हमारा तनाव रहा, जो जातीय समीकरण रहा, हम उसी पर लड़ते अपने बढ़ते रहते थे मिल के। लेकिन बीजेपी के आरएसएस के खूनी पंजों को अगर किसी ने बिहार की पवित्र सरजमीन पर हिंदू और मुसलमानों की एकता, मोहब्बत, सामाजिक सौहार्द को अगर बिगाड़ने का किसी ने काम किया तो नीतीश जी ने न्योता देकर के बुला के लाया उनको। अगर नीतीश जी को सहारा नहीं देते तो बीजेपी यहाँ पर कदम नहीं जमा सकती थी। तो जिस आदमी ने बीजेपी को यहाँ लाकर स्थापित कर दिया, उस आदमी को फिर गले लगाने के लिए तैयार हैं आप। तो इसके माने ये है कि आप सत्ता सुख चाहते हैं, इसके माने विचारधारा आपके पास नहीं है। तो विचारधारा विहीन जो राजनीति होगी वो बहुत टिकाऊ राजनीति नहीं होगी, वो बहुत टिकाऊ राजनीति नहीं होगी। इसलिए तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को फैसला लेना चाहिए। अरे अपोजिशन में भी लेकर लड़ना चाहिए, अपनी पॉलिसी के मुताबिक लड़नी चाहिए। ये धुलमुल वाली पॉलिसी हो गई, तो धुलमुल वाली पॉलिसी, दो कश्ती में पाँव रखने से जो मुसाफिर होता है वह अक्सर समंदर में डूब जाता है, कश्तियों में पार नहीं उतर पाता। सर बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।